आज से 3 साल बाद लोकसभा का जो चुनाव होगा वो मौजूदा संख्या से 33% ज़्यादा सीटों के लिए होगा और इसके लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया है ताकि लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या बढ़ाई जाए और साथ ही साथ जो सीटें बढ़ेंगी वो उसकी सीमाएं क्या होंगी इसको तय करने के लिए डिलिमिटेशन नए सिरे से किया जाए और इसके लिए 3 बिल लाया गया है और इस 3 बिल को लेकर के लोकसभा में आज सुबह से घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कुछ राजनीति से प्रेरित हैं, कुछ भावनाओं से प्रेरित है, लेकिन 4 मुद्दे काफ़ी अहम हैं जिसका तार्किक और ठोस जवाब सत्ता पक्ष को भी देना चाहिए और विपक्ष को भी देना चाहिए। पहला कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहली बार आया रहा था तभी क्यों नहीं ऐसा प्रावधान किया गया ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में ये आरक्षण लागू हो जाए। तब और अब में क्या अंतर आ गया है। दूसरा कि अगर अभी करना था तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच में इसे करने की जरूरत क्यों पड़ी। और तीसरा विपक्ष को आशंका है कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी लोकसभा में घट जाएगी। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वो इसकी लिखकर गारंटी देने को तैयार हैं कि किसी भी राज्य की हिस्सेदारी नहीं घटेगी। ऐसे में विपक्ष को क्यों नहीं अपना विरोध वापस ले लेना चाहिए। अगर फिर भी विपक्ष को भरोसा नहीं है तो क्यों नहीं सरकार ये गारंटी जो मौखिक तौर पर दे रही है उसे कानूनी तौर पर दे। और चौथा सवाल कि डिलिमिटेशन पर इतना बवाल आखिर क्यों मचा हुआ है, क्योंकि डिलिमिटेशन पहली बार तो हो नहीं रहा है। वाकई इसमें कुछ राजनीति है क्या? इन चारों सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। संसद में देश में होने वाले बड़े बदलावों पर चर्चा छिड़ चुकी है। पीएम मोदी खुद लोकसभा में आए। परिसीमन से लेकर महिला आरक्षण के पक्ष में पीएम मोदी ने जोरदार दलीलें दी। पीएम ने परिसीमन पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि महिला आरक्षण समय की मांग है और नारी शक्ति को उनका हक दिया जा रहा है। अब 24 का संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस ने दो टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाए। कांग्रेस परिसीमन के खिलाफ है और इसे हिस्सा चोरी बता रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि महिला आरक्षण बिल जब पारित हो तो वो तुरंत लागू हो जाए। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है
तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। इधर समाजवादी पार्टी इस पूरे एंगल को जाति और आरक्षण के सवाल से जोड़कर देख रही है। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण में मुस्लिम और पिछड़ों के आरक्षण का सवाल उठाया तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जवाब दे दिया। जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, वहीं हमारा सवाल ये भी है कि जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं। सवाल यह है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पहले पारित हो चुका है, तो फिर इसको अचानक से लाने की वजह क्या है? महिला आरक्षण बिल की टाइमिंग पर विपक्ष की दलीलों में कितना दम? क्या परिसीमन और जनगणना के बहाने महिला आरक्षण बिल जैसे ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ने से सिर्फ सियासी वजहों से रोका जा रहा है? परिसीमन को लेकर विपक्ष की आशंकाओं में कितना दम है और सरकार और विपक्ष के बीच इस खींचतान का सियासी फायदा आखिर किसे मिलेगा? इन सारे सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी हैं, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च यानी CSR की डायरेक्टर रंजना कुमारी हैं। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जुड़ेंगी और अभी वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही तार्किक और जिसके ठोस जवाब की अपेक्षा की जाती है दोनों पक्षों से, वही सवाल मैं आप लोगों के पास लेकर के आऊँगा। सबसे पहला सवाल अनिला सिंह जी आपसे कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा था तो उस वक्त ऐसा क्या था जो आपको 2029 के तक उसमें लोकसभा में या कह सकते हैं उस जनगणना को आधार बनाने से रोक रहा था, जो अब आप उसको आधार बना रही हैं? या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उस वक्त क्यों नहीं इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में ही महिला आरक्षण लागू हो जाए? मेरी सभी को राम राम। और ये जो प्रश्न आपने पूछा ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए परिवार से नहीं। ये वो जितने 668 जो वोट पड़े थे सितंबर 2023 में इस बिल को एक्ट बनाने के लिए, मुझे लगता है ये सारे प्रश्न उनसे भी पूछने चाहिए। अगर आपके पैनल पर विपक्षी दल की कोई प्रवक्ता बैठी हो तो उनसे भी जरूर पूछना चाहिए। आपने तो वोट किया था ना, बैठी है कांग्रेस प्रवक्ता बैठी है, उनसे पूछूंगा क्या मजबूरी थी? मजबूरी जी बिल्कुल पूछिएगा। वोट इन्होंने भी किया था, क्या किसी प्रकार की आपत्ति उठाई थी? नहीं उठाई थी ना। ये है कि उस वक्त मुझे जहां तक लगता नीला सिंह जी, उस वक्त कांग्रेस ने आपत्ति उठाई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस बात को कहा भी था कि ऐसा क्यों 2029 में ही क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, 2024 में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? तो फिर वोट क्यों किया? वोट करने का मतलब ही ये होता है कि आप सहमत हैं। नहीं सुनिए, वोट क्यों किया? वोट करने का मतलब है आप सहमत हैं। केवल ओवैसी साहब के 2 मेंबर्स ने वोट नहीं किया था, बाकी सब ने वोट किया है। दूसरी बात यह, आप मुझसे पूछने बाउंडेशन क्या है? आर्टिकल 82। अगर मैं ये कहती हूं कि अगर कुछ भी सुधार कर हम इसका जल्दी इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? परेशानी क्या हो रही है? अगर आपको 2029 में ज्यादा महिलाएं दिखाई देंगी पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, तो परेशानी क्या है? सच्चाई यह है कि 3 दशकों से
इन्होंने लटकाया, अटकाया, भटकाया इस बिल को। जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम महिला सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं, उन्होंने क्या किया? जो लोग ये बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कास्ट सेंसस भी साथ में हो जाए और यहाँ पे पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेशन मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले इस रिजर्वेशन में, बहुत अच्छी बात है। पर ये वही लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको दशकों दबा के रखा हुआ था। ठीक है, जो लोग ये भी कह रहे हैं खड़े होकर कि अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान महिलाओं का आरक्षण भी इसमें होना चाहिए, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई आपने तो ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज भी नहीं होने दिया था। शाबानों को जो मात्र 400-500 रुपए महीना भत्ता मिलना चाहिए था वो भी आप लोगों ने रुकवा दिया था, और आज आप बहुत बड़े हिमायती बनकर बैठ गए हैं। कोई भूला नहीं किस प्रकार से परकटी महिलाओं को कहकर मजाक बनाया गया था। मैं ये कहूंगी कि अगर ये एक साहसिक सुधारात्मक कदम है, एक व्यवस्थित कर रिप्रेजेंटेशन करने का प्रयास हो रहा है, तो उसमें सभी को सहयोगी बनना चाहिए। यहाँ पे परेशानी जहां तक मुझको समझ में आ रही है विपक्ष की बातें सुनकर, जी आप कुछ अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष को महिला आरक्षण जो है ना उससे नहीं, वो जो पेच फंसाना चाहते हैं वो डिलिमिटेशन को लेकर फंसाना चाहते हैं और बेहद बहकी बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन का आधार अगर 2011 का हम सेंसस मानकर करवाते हैं तो ये बेनिफिट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। डिलिमिटेशन तो आप लोगों ने भी करवाया होगा, यानी विपक्ष ने भी कराया होगा जब ये सत्ता में, तो फिर आप लोग हारे क्यों? अनिला सिंह जी, मैं डिलिमिटेशन पे आगे चल करके आऊंगा, डिलिमिटेशन पर मैं आगे चलकर आऊंगा, लेकिन पहला सवाल ये था कि आखिर अभी क्यों? तो आपका बड़ा सीधा सा जवाब आया कि अभी क्यों। तो उस वक्त जब बिल लाया गया था तो कांग्रेस ने इसका समर्थन क्यों किया, कांग्रेस ने इसको वोट क्यों दिया और आज क्यों रोक रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गरिमा जी बताइए इसका क्या जवाब है आपके पास? मेजर डिफरेंस है। आप लक्ष्मण जी, ये अनिला सिंह जी या तो मासूम बन रही हैं या मासूम हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेजर डिफरेंस है। 2023 में इस तरह के कोई क्लॉजेस कानून के या बिल के हिस्सा नहीं थे। अब आप जबरदस्ती पेच फंसा रहे हैं। आर यू डूइंग अ फेवर? आप हम लोगों पर जो आधी आबादी है उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के नाम पर या हम लोगों को निर्णायक भूमिका में लाने के नाम पर आप हमारे लिए कोई हमें भीख दे रहे हैं क्या? ये एक ऐसा अधिकार है जो संविधान और समाज दोनों को आधी आबादी को देना चाहिए। और आज 2023 में आपने इस तरह की कोई बात नहीं कही। आपको जनगणना करने से, कोरोना तो खत्म हो गया 19-20 में, मान लिया 21 में भी चलिए खींचा कोरोना, तो कोरोना 2021 में अगर मान लें कि खत्म हो गया, आपको आज तक जनगणना करने से किसने रोका था? आज आप मुझे बताइए ये 850 का फिगर आप लोग ला कहां से रहे? और जनगणना, ये डिलिमिटेशन आपने कहा विपक्ष ने किया, 50 साल पहले 1975 में हुआ था। आप लोग जिस तरह से चित भी मेरी और पट भी मेरी कर रहे हैं, आप असम में कोई और जनगणना लेते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई और जनगणना लेते हैं, एक में आप 2001 की जनगणना को बनाते हैं। आपको पता है कि हर 10 साल में कांग्रेस की सरकारों में हर 10 साल में जनगणना होती थी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई और अगली जनगणना 2020-21 में हो जानी चाहिए थी। मैं मानती हूं कोरोना था, लेकिन उसके बाद आपको किसने रोका? आज हम 2026 में खड़े हैं, तो 2023 में भी हम, और मैं एक बहुत जरूरी बात यहां पर इनको बताना चाहती हूं, 96 में कांग्रेस ये बिल लेकर आई, 98 में लेकर आई, 99 में लेकर आई, 2008 में लेकर आई, 2010 में लेकर आई। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, ये नंबर गेम्स का सवाल होता है। अगर हाउस के अंदर पारित नहीं हो रहा है, कांग्रेस की मंशा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि 73वें और 74वें संशोधन से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि आज 40 लाख जो आपको पंचायतों में और निगमों में प्रतिनिधि दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें महिलाएं अग्रणी भूमिका में। ये ग्राम प्रधान, ये ब्लॉक प्रमुख, ये जिला पंचायत सदस्य, ये तमाम लोग जो महिलाओं को आप आज मुख्य धारा के, राजनीति की मुख्य धारा में देख रहे हैं, ये किसकी वजह से? और राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी को कि प्लीज महिला आरक्षण लाइए, और 2019 में
महिला आरक्षण के तहत चुनाव कराइए। तो हमारे मंशा पे आप सवाल उठा रहे हैं, जिसका ब्रेन चाइल्ड है वही बात महिला प्रधानमंत्री आरक्षण। ने आज लोकसभा में कही भी। गरिमा जी, यही बात प्रधानमंत्री ने कहा कि जो महिला सशक्त हो चुकी हैं पंचायत स्तर पे, राज्य स्तर पर, उनको अब केंद्र स्तर पर भूमिका देने की बारी है। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पे जब बिल लाया गया था, संविधान संशोधन बिल, उसमें साफ तौर से लिखा गया था, सेक्शन 334A जोड़ करके उसमें साफ तौर से लिखा गया था यह बिल तभी लागू होगा जब नए सिरे से ताज़ा जनगणना कराई जाएगी, उसके परिसीमन के आधार पर लागू होगा। अगर आप तुरंत उसको लागू कराने पक्ष में थी तो उस वक्त इस बिल का विरोध क्यों नहीं किया? अब सरकार तुरंत लागू कराना चाहती है तो अब क्यों विरोध कर रही है? सवाल सीधा सा। लक्ष्मण जी, हम सहमत थे क्योंकि हम भी चाहते थे देश के अंदर ताजा जनगणना हो, उसके आधार पर परिसीमन हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि हम जनगणना लेंगे 2011 वाली और हम परिसीमन करेंगे, हम 850 सीट बढ़ाएंगे। आप क्यों लेंगे? आबादी कहां से कहां बढ़ गई, ओबीसी है, एससी एसटी है, तमाम समुदाय वर्ग के लोगों में इजाफा हुआ है आबादी में। और उस वक्त आपने कहा इनके बिल में, आपने खुद पढ़ के सुनाया अभी लक्ष्मण जी, की जनगणना कराई जाएगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और फिर बिल लागू होगा। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, जनगणना कराइए ना। आप जनगणना से पीछे क्यों हट रहे हैं? आप केवल डिलिमिटेशन को आड़ बना रहे हैं। आप इस महिला आरक्षण को ढाल बनाकर बेसिकली अपने आगामी चुनावी हेरफेर में लगे हुए हैं। आप अपने लिए जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, जैसा आपने असम में और जम्मू कश्मीर में किया। मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि अगर, बस लक्ष्मण जी समाप्त कर रही हूँ, अगर 2000, मैं समाप्त कर रही हूँ लक्ष्मण जी, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं आरक्षण देना था तो 2023 में लाए क्यों इसको आप, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को? फिर अभी लाना था ना। अगर आपका होमवर्क कच्चा रहता है तो कभी आप जीएसटी की आग में, कभी नोटबंदी की आग में इस देश को क्यों झोंकते हैं? आखिर ये महिलाएं क्या रोज याचक की भूमिका में रह जाएंगी? क्या हम रोज हाथ फैलाते ही रह जाएंगे? हम लोग फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। एक मिनट में आपने जो सवाल उठाया उस पर मैं भाजपा के प्रवक्ता से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं रंजना जी और अवधेश कुमार जी दोनों के पास जाऊंगा। भाजपा के प्रवक्ता अनिला सिंह जी, इनका कहना है कि आप 2011 की जनगणना को इसलिए आधार बनाना चाहती है ताकि ओबीसी की संख्या यहाँ पे नहीं दिखेगी, आपको उस आधार पर आरक्षण नहीं देना पड़ेगा, उन सब सारी चीजों से बचना चाहते हैं। इस वजह से आप 2011 के जनगणना को आधार बनाने के लिए ये बिल अभी लेकर के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो है ना, फैक्चुअली बहुत गलत है। इसलिए मुझे समझ में आता है कि जो विपक्ष है जिसने साथ मिलकर प्रेजेंट एक्ट उस पर वोट किया था, तो फैक्चुअली हाँ मैं बता रही हूँ आपको। आप बोल रहे हैं 1975, वो 1975 नहीं है, 1976 है। और 1976 का ढांचा जो है वो 1971 के जो सेंसस था उसके आधार पे किया गया था। और अब हम कब हम 2026 में जी रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, आप होल्ड ऑन, आपके बीच में नहीं बोल रही थी। आपको कुछ शालीनता दिखानी पड़ेगी मैडम, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। लक्ष्मण जी, इनको बोलिए कि ये मछली बाजार नहीं है कि वहाँ पे जैसे आपने बोला तो उनको मैंने नहीं बोलने दिया, वैसे आप भी सुन लीजिए, वो बोल लेंगे फिर आपको मौका देंगे। हमारे चैनल पे मौका मिलता है सबको, निश्चिंत रहिए, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मतलब चिल्लाने से कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती है। नहीं, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। पार्टी को थोड़ा शांति रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि हम लेकर आए, जी नहीं, ये जो है देवे गौड़ा जी जो हैं वो लेकर आए थे, आप लोग नहीं लेकर आए थे। आपकी तो जो मैडम है, मैडम सोनिया गांधी, उनके समय पर राज्यसभा में तो पास हो गया था और फिर लोकसभा में उन्होंने पास नहीं करवाया था। 2010 से लटका कर रखा हुआ था। ये सब जानते हैं, फैक्चुअली सब जानते हैं। अगर आप अपडेटेड नहीं है, बिना तैयारी के यहाँ बैठी हुई है, वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक ही चीज जानती हूँ, इन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो डिलिमिटेशन के साथ है, इनका और कुछ नहीं है। ये जो बात पिछड़ी महिलाओं की करते हैं या मुसलमान महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी बात करते हैं, तो मुझे पूछना है इनसे कि क्या धर्म के आधार पे आरक्षण हमारे संविधान में लिखा हुआ है? कहीं पर भी लिखा हुआ है?
नहीं लिखा हुआ नहीं, है। हमने मांगा ही नहीं। और जहां तक ये और बात है, जो पूरा सेंसस चल रहा है, ये 2 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज पे काम चल रहा है और उसके बाद दूसरा, ये महिला जो है, मुझे लगता है कि बिना तैयारी के बैठे आई है केवल चिल्लाने के लिए। कांग्रेस पार्टी बिना तैयारी के आई है केवल चिल्लाने। लक्ष्मण जी, गरिमा जी, ऐसे ये ना तो इनको आपकी कंट्रोल आवाज करिए, जाएगी, आउट ऑफ ना तो कंट्रोल अनिला सिंह महिला जी की है। आवाज जाएगी। ऐसा करिए आप, ये आउट ऑफ गरिमा जी, कंट्रोल ऐसे महिला है, आवाज क्योंकि किन्हीं की जाएगी नहीं। ऐसा करते इस बीच हमारे साथ निर्जा चौधरी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिक्स में काफी पैनी नजर रखे हैं काफी लंबे समय से। निर्जा मैम, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जो महिला आरक्षण पर जो बवाल मचा हुआ है, उसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि अभी क्यों ला रहे हैं, जब लाना ही था आपको तो उसी वक्त ऐसा प्रावधान कर दिए होते कि 2029 को लोकसभा चुनाव में लागू हो जाता। दूसरा, डिलिमिटेशन पे इतना हंगामा मचा हुआ, तो डिलिमिटेशन पे आगे चल के मैं आऊंगा, लेकिन अभी लाने के पीछे आपको क्या सबसे ठोस वजह दिख रही है? क्योंकि जो बदलाव अभी किए जा रहे हैं वो तो 2023 में भी किए जा सकते थे। निर्जा मैम, देखिए, तीसरी टर्म में है भाजपा, डिससैटिस्फैक्शन होगा, दुनिया भर में लड़ाई हो रही है, उसका इम्पैक्ट होगा, ये हमारी इकोनॉमी पे किस तरह से होगा अभी हमें मालूम नहीं है। और चौथी टर्म में जब जाएंगे तो प्रॉब्लम एंटी इनकम्बेंस की होगी, तो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंसोलिडेट करने की चेष्टा है ये भाजपा की तरफ से और एनडीए की तरफ से। और आगे 2029 का जो इलेक्शन होगा, माना जा रहा है कि विमेन बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह उभर रही हैं। नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, सबने ये भांप लिया है कि विमेन बहुत ही प्रोबेबली मोस्ट एस्पिरेशनल ग्रुप है इस कंट्री में। तो उनको लुभाने के लिए हर इलेक्शन में अब हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ स्कीम होती है, लड़की बहन योजना से लेके अब तक, चाहे आप 150 रुपया देंगे या 9,000 रुपया देंगे, महिला के हाथ में आप कुछ दे रहे हैं। तो ये भी महिला के हाथ में पावर देना, जो कि तीन दशकों से लटका हुआ है मामला। 3 दशकों से क्या, सरोजिनी नायडू ने इसका जिक्र 1924 में किया था, जब वो कांग्रेस 1924 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थी, लेकिन 1917 में किया था जब उन्होंने राइट टू वोट की डिमांड की थी। और उस समय ये कहा था कि हर डिसीजन मेकिंग पहलू में महिला का हाथ होना चाहिए। तो ये तब से चला आ रहा है मामला, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये लॉस्ट स्टीम और कोशिश की गई, जब लोकल बॉडीज में महिला को मिला आरक्षण, 33% रिजर्व किया गया, उससे आज तो 20 स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है ग्राम पंचायत में और म्यूनिसिपल बॉडीज में। तो 30 लाख महिला वहाँ रेडी है पिछले दशकों में, जो कि लोकल बॉडीज को का गवर्नेंस करती आई हैं। इम्परफेक्ट है, प्रॉक्सीज है मेन की, वो सब है, पर एक प्रोसेस में आगे बढ़ी हैं। और उसके बाद 96 में इस बिल को लाया गया, उसके बाद 98, 99, 200, 2008 तब भी लाया गया। हर बार सरकार ने इसको लैप्स होने दिया, खत्म होने दिया। हर बार सरकार के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन फिर भी पारित नहीं हुआ। और फिर 2023 में महिला का प्रेशर इतना था, इतना एज अ फैक्टर बन गई थी कि वो नियर यूनानिमिटी से पास हुआ था। तो लेकिन जो मुसीबत है वो ये कि उसको डिलिमिटेशन से लिंक कर दिया गया। तो जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा ये ऑपरेशनलाइज नहीं होगा। बिल पारित हो गया, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन क्योंकि डिलिमिटेशन से लिंक्ड है तो इसको इम्प्लीमेंट ये नहीं हो सकता है। अब सरकार ने दोबारा इसको सामने किया है और 3 दिन का सेशन बुलाया है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है, भाजपा जो इतना मेटिकुलसली सब कुछ करती है, प्लानिंग उसकी, इस बार वो नंबर्स कहाँ से लाएंगी ये क्लियर नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है, जिसके बिना पारित नहीं हो सकता है। और उसके बाद तो 50% ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई करेंगे इसको। सो भाजपा का प्लान क्या है? और फिर अगर आपको ऑपोजिशन पार्टीज पे रिलाई करना है, उनका सपोर्ट हासिल करना है, तो फिर इसको इस समय लाना, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज ने अपनी नाखुशी दिखाई थी कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में, इस समय क्यों किया जाए। आप वेट कर सकते 2 हफ्ता और, आप वेट कर सकते 1 महीना और, कोई पहाड़ तो नहीं गिर जाता।
फिर क्यों किया है? तो इससे एक तो ये चीज है, और दूसरा ये है कि जो प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था कि सीट्स इंक्रीज होंगी हर स्टेट में 50%, और जो रेशियो है स्टेट्स के बीच का वो बदला नहीं जाएगा, वो चीज बिल में नहीं दिख रही है। बिल इज साइलेंट ऑन दैट। इससे साउथ के लीडर्स में और भी बवाल मच गया है कि हमारी पैठ दिल्ली में कम हो जाएगी, हमारी सीटें कम हो जाएंगी और नॉर्थ इंडियन सीट्स बढ़ेंगी। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी पावर में है, उनको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आज अश्योरेंस किया है, लॉ मिनिस्टर ने भी कहा कि ये ऐसा नहीं होगा, 50% सीट हर स्टेट में बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है, पर कहीं ना कहीं इसको बिल में शामिल करना होगा। आज एक नेता है, कल वो नहीं होगा। तो और मुझे लगता है ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया, जो हम लोग शो में शुरू में कहे भी थे कि जो प्रॉमिस प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस प्रॉमिस को बिल में क्यों ना लिख दिया जाए ताकि एक कानून की शक्ल यहाँ पे ले ले। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, 2 सवाल। नीरजा मैम ने जैसा ही कहा भी कि पहली बात कि ये कैसे पारित करेंगे, ये अभी भी संशय बना हुआ है। 2/3 मेजोरिटी लाना पड़ेगा, संविधान संशोधन बिल है, तो शायद यही वजह आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने बिल पे चर्चा के दौरान बीच में आके अपना संबोधन दिए और उन्होंने कहा कि अगर आप बिल का विरोध करेंगे तो हमें राजनीतिक फायदा होगा, विरोध नहीं करेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। एक तरीके से उन पार्टियों को साधने की कोशिश जो इसके विरोध में वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बजट सत्र में ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत शुरू की थी। शायद उस समय अगर सहमति बन जाती तो उसी समय 1-2 दिन और बढ़ा के इसको पारित करने की कोशिश होती। तो ये जो हो रहा है कि अभी क्यों लाया गया, ये उसी समय की योजना थी कि उस समय ही हम करें। और हम लोगों ने, मैंने तो उसी समय आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल लिखे भी बहुत समय हो गया मुझे कि ये तैयारी चल रही है, बातचीत चल रही है विपक्ष के साथ। चूंकि इनके पास 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए अलग अलग पार्टियों से बात चल रही है। उस समय पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना कड़ा स्टैंड नहीं लिया था। उसमें बातचीत हो रही थी कि ठीक है बिल देखेंगे, फिर बिल देखिए, सारी बातचीत हो रही थी। उसी समय मोटा मोटी सीटें भी तय हो गई थी। आप उस समय देखेंगे, अखबारों की रिपोर्टिंग को देख लीजिए, बाकी चीजें देख लीजिए, तो लगभग 1.5 गुना सीट बढ़ाया जाएगा लोकसभा विधानसभा में दोनों। अवधेश जी वो तो नहीं, तुलना नहीं हो रही। तुलना हो रही है कि 2023 से जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, उस वक्त क्यों नहीं इस बात का प्रावधान कर दिया गया था कि 2029 में इसे लागू कर दिया जाए। उस वक्त क्यों नई जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई थी इस बिल में। अब अचानक से क्या ऐसा होगा कि नई जनगणना को छोड़ करके मौजूदा जनगणना को आधार बनाया गया, यानी 2011 को आधार बनाया गया ताकि 2029 के चुनाव में इसको लागू किया जा सके। नहीं, देखिए 2029 में लागू करना है या उसी समय बात हुई थी। ये नहीं था कि कोई पहली बार हुआ है, लेकिन ये था कि तब तक जनगणना पूरी हो जाएगी, जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर परिसीमन आयोग भी रिपोर्ट दे देगा। ये उस समय सोचा गया था। लेकिन अगर जनगणना की रिपोर्ट नहीं आ सकती है तो 2029 में कैसे लागू। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि अभी तक जो इसका विरोध होता था उसमें कई कारण थे, जिसमें एक कारण 1996 से हम नेताओं से बात कर रहे थे, ये था कि अगर 33% आरक्षण दे दिया गया तो फिर पुरुषों का स्थान कहां रह जाएगा। ज्यादातर अनेक नेताओं को राजनीतिक छोड़कर घर बैठ जाना पड़ेगा, इसलिए इतना आरक्षण नहीं होना चाहिए, कोई 10% 12% कर दो। और इसलिए वो उसका विरोध होता रहा वहां तक। तो ये चूंकि एक एप्रीहेंशन था, तो इसको दूर करने के लिए व्यवहारिक रास्ता यही था जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही, थोड़ा गलत बोल गई। 98-99 में बीजेपी सरकार ने इसको लाया था और उस समय भी कंसेंसस बनाने की कोशिश हुई थी और यही सब बातें सामने आ जाती थी। बीजेपी के सांसदों के अंदर भी विरोध था। आडवाणी जी, अटल जी चाहते थे कि पारित हो जाए, लेकिन आडवाणी जी के घर पर एक भोज में बुलाया गया सभी सांसदों को और सांसदों ने कहा कि हम सहमत नहीं है। उसके बाद फिर यह ठंडे बस्ते में चला गया। तो उसको दूर करने के लिए कि 543 वही रहेगा, अलग से हम सीटें बढ़ा देते हैं ताकि ये एप्रीहेंशन दूर हो जाए और सबका समर्थन मिल जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक रूप से 1996 से इसका विरोध करती रही है। आरजेडी विरोध करती रही, शुरू में जेडीयू ने भी विरोध किया था, लेकिन बाद में जाकर के फिर जेडीयू ने 2010 में समर्थन किया था।
भाजपा और जदयू के समर्थन से किया था। जो आपका यह प्रश्न है कि अब आया तो क्यों नहीं आया, देखिए इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ प्रश्न उठेगा। और बीजेपी का चुनाव की बात है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। हो सकता है क्योंकि असम उनका सबसे। अब जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर गर्मा जी के पास जाऊंगा और हमारे साथ बहुत देर से रंजना कुमारी जुड़ी हुई, उनके पास भी जानना पड़ेगा। छोटा जवाब दीजिए कि इस बिल को सरकार पारित कैसे कराएगी अगर इतना कड़ा स्टैंड विपक्ष लेकर बैठी हुई है? तो शक है आपको पारित होने पे? नहीं, देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने 370 देखा था कि 370 लगता नहीं था कि राज्यसभा में पारित हो जाएगा। और जो पार्टियां विरोध करने वाली थी वो भी उतर के उसके समर्थन में लोगों ने वोट दे दिया। कल्पना ही नहीं थी कभी बहुजन समाज पार्टी या बाकी पार्टियां उसका समर्थन करेगी और वो पारित हो गया था। लेकिन इस समय का विरोध थोड़ा ज्यादा विरोध है और ये हो सकता है तो फिर उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इसको जनता के बीच ले जाएंगे। तो दरअसल जो मैं कह रहा हूं कि देखिए कुछ पार्टियां सैद्धांतिक रूप से आरक्षण, महिला आरक्षण की विरोधी रही हैं, तो बहाने से विरोध हो रहा है। ये वो एक बनाया गया है समाजवादी पार्टी और कई के द्वारा, वो आरंभ से ही उनका विरोध रहा है, पहले दिन से ही विरोध रहा है। तो एक बहाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपने उठा दिया, इसको पारित करा देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए चुनना कि आप जब अभी क्यों बढ़ा दे रहे हैं, परिसीमन क्यों नहीं हुआ। 76वां संशोधन में इंदिरा जी ने 76 में 42वें संशोधन के द्वारा कि जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण करना है, इसलिए उन्होंने एक कैप लगा दिया था कि 2001 तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो अब कभी भी सीटें न बढ़े और जनगणना के लिए रुका रहे, यह भी उचित नहीं है ना। अब जो लास्ट लाइन में बोलना चाह रहा था, देखिए अभी तक की सरकार जानते हुए भी इसको छूने से बचती थी कि साउथ में आवाज उठेगा, भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। कम से कम इस सरकार ने साहस पूर्वक उस भानुमति का पिटारा खोला है और लंबे समय से जो सीटें नहीं बढ़ाई गई है, 30-30 लाख का प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है सांसदों को। तो अगर जनगणना में देर हो रही है तो संसद द्वारा इसको करके भानुमति का जो पिटारा खुला, उस पे जो काला टीका लग रहा है, वो काला टीका किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान, इस पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ गरिमा जी भी कुछ बोलना चाहते। गरिमा जी 1 मिनट में रंजना कुमारी जी को जोड़ लेता हूँ शो में, फिर आपके पास आऊंगा इनके तुरंत बाद आपके पास। रंजना कुमारी जी, जिस तरीके का, मैं आ रहा हूँ गरिमा, ठीक है, अब आपत्ति, मैं आपको आपत्ति दर्ज कराने का मौका दूंगा, लेकिन एक गेस्ट हमारे साथ आधे घंटे से बैठे, उनको बगैर जोड़े अब आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। रंजना कुमारी जी, इस बिल का जिस तरीके से जो राजनीतिक स्टंट अभी लिया गया, राजनीतिक रुख अपना रही है हर पार्टियां, आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक सिर्फ राजनीति रहेगी या फिर इसका जमीन पर असर दिखेगा? रंजना जी देखिए, अभी तक तो नीरजा जी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया कि महिला आज एक वोट बैंक है, जीत हार तय करती हैं, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का हो, उड़ीसा का हो, स्पष्ट दिखाई पड़ा है। और जो पार्टी इसको लाके इम्प्लीमेंट करेगी वो एडवांटेज वो पार्टी होगा। बीजेपी कर रही है और सचमुच इम्प्लीमेंट कर पाएगी तो एडवांटेज बीजेपी होगा, ये दिखाई पड़ रहा है। इसी के लिए इस बात को अभी लाया गया। महिला को न्याय देने का कोई समय नहीं है। अगर 30 साल तक लंबित रखा है तो अगले 100 साल तक भी लंबित रख सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहना कि अभी क्यों, कल क्यों और पहले क्यों नहीं किया। जब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसको करने दीजिए। कौन सी पार्टी ऐसी है जो खड़े होकर आज ये कह सकती है कि हमें महिलाओं का वोट नहीं चाहिए? अगर वोट चाहिए तो आपको इसका समर्थन करके इसको पास करवाना होगा। और ये जहां तक परिसीमन का मामला, तो आज ही संसद के अंदर हल हो गया ना, वो ये हल हो गया कि भाई हर प्रोपोर्शनेट चेंज होगा और हर राज्य की सीटों में बढ़ोतरी उस राज्य की सीट के हिसाब से होगी। तो कहाँ फिर अब कोई किसी के साथ, अगर 88 एक जमाने में उत्तर प्रदेश की सीटें, आज 80 सीटें हैं और 80 सीटों में 39 सीट्स तमिलनाडु की थी, तो प्रोपोर्शनेट तो वही हुआ ना। अगर 59 हो जाती है तमिलनाडु की सीट और 120 हो जाती है यूपी की सीट, तो प्रोपोर्शनेट वही रहेगा जो 80 और 39 का फर्क। तो इसलिए ये अब कहना, और खास तौर से जब लॉ मिनिस्टर का एश्योरेंस है कि ये बात मिस हुई है और इसको हम लोग उसमें डालेंगे बिल के अंदर, अगर बिल के अंदर वो डाल दिया जाता है तो कोई कारण नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि वो इसका विरोध करे। और अगर विरोध करता है तो महिला विरोधी है, मैं मानती हूँ। देखिए, हम लोग 30 साल सड़क से संसद तक संघर्ष किए हैं। नीरजा जी जानती हैं कितनी बार हम लोग गिरफ्तारी दे चुके हैं, कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं है जहां मेमोरेंडम लेके नहीं गए। गांव-गांव में, पंचायत में हम लोग ने मोबिलाइजेशन किया। तो ये मतलब ही कोई वो खिलवाड़ नहीं चल रहा है। राजनीति, देश की राजनीति का सबसे ज्यादा
मुद्दा, रंजना जी, दरअसल सबसे दिलचस्प बात यह है, रंजना जी, दिलचस्प बात यह है कि महिला आरक्षण का कोई विरोध ही नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे लक्ष्मण जी, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगी कि मुझे तुरंत दूसरे प्रोग्राम में जुड़ना था, मैं लेट हो चुकी हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं खास तौर से अपनी महिला जो हमारी राजनीति की प्रतिनिधि जो यहाँ आता है, छोटी सी बात, सीनियर हूँ, काफी दिन से काम कर रही हूँ महिला सशक्तिकरण का, सिर्फ आग्रह इतना है कि आप लोग खासतौर से कांग्रेस की जो यंग महिलाएं हैं उनको प्रियंका गांधी से सीखना चाहिए। आप कड़ाई से अपनी बात रखिए, आप मजबूती से रखिए, पर दूसरे को चिल्लाने चीखना, वही बात बीजेपी के बारे में लागू होती है। और खास तौर से महिला प्रवक्ताओं को तो अपनी बात को सोच समझ के अच्छी तरह से स्टडी करके, अब ये किस जमाने से बात शुरू हुई थी? मोतीलाल नेहरू जी के जमाने से बात शुरू हुई थी। उसके बाद ये आई थी सरोजिनी नायडू के जमाने में, जब वोट की मांग की गई महिलाओं के लिए। और यही देश ऐसा है कि आजादी की पूर्व संध्या पर ही महिलाओं को बराबरी मिल गई, वायदा हुआ संविधान में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि हम बराबरी देंगे, जो देश महिलाओं को आगे नहीं ले जाएगा वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में इसीलिए पिछड़े हैं। एक छोटे सवाल का जवाब दे दीजिए, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए हमारे रंजना कुमारी जी। ये दलील जो दी जाती है कि आप अलग से सीट क्यों बढ़ा रहे हैं, आप जो मौजूदा सीट है उसी में से क्यों नहीं 33% आरक्षण दे रहे हैं, इस दलील में आप कितना दम पाती हैं? देखिए, अवधेश जी ने आपको जवाब दे दिया। हम लोग भी पार्लियामेंट के गलियारों में बहुत घूमे, घर घर गए एमपी से बात करने। जब भी ये बिल पेश होने वाला होता था तब हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे जाकर के बातचीत करते थे। कोई पुरुष एमपी पार्लियामेंट में, चाहे वो बीजेपी का रहा हो, आज महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ, कोई ऐसा पुरुष एमपी नहीं था। देखिए, पेट्रियार्की का टूल है पॉलिटिकल पार्टी, बाय मैन कंट्रोल, बस पूरी सत्ता उनके हाथ में है। वो कभी नहीं देना चाहते थे। हर एमपी को ये डर लगता था कि मेरी सीट चली जाएगी। और चाहे बाहर वो कितना कहते थे हाँ बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस जब राज्यसभा से पास कर चुकी थी तब हम लोकसभा में गए थे और हम लोग उन गलियारों में बैठे थे, पार्लियामेंट की गैलरी में बैठे थे, और हम लोग जो तमाशा देखा वहां पर, उसमें सबको जब जाके सांसद ओबीसी के नाम पर जाके वहां पर वेल में बैठ गए, सबको अच्छा लगा कि चलो एक बला टली किसी तरह से। तो ये एक सत्ता जाने का भय, जिसकी वजह से कोई भी पुरुष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चाहता था कि बिल पास हो। और 30 साल इसीलिए मैं महिलाओं को भी ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर दबाव बनाइए, और इसके बारे में एक दूसरे पर इस समय हमें एक पॉजिटिव माहौल बनाने की जरूरत है, जिसमें कि हर पॉजिटिव माहौल बनाने की जरूरत है जी, इसको पास करिए। जी गरिमा जी, आप कुछ आपत्ति दर्ज कराना चाहती थी अवधेश जी पे, फिर अपनी बात पूरी करें संक्षिप्त में ताकि बाकी मेहमानों को पास जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा तथ्यात्मक डिबेट हो। गरिमा जी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात जो रंजना जी कह रही हैं या जो अवधेश जी कह रहे हैं कि इसको लागू होना है तो होने दीजिए, सब ने कहा। हम भी तो यही कह रहे हैं कि इफ एंड बट, ये परिसीमन, ये जनगणना, ये सब क्यों जोड़ा जा रहा है इसके साथ? आप कोई भी कानून जो बनाते हैं क्या उसके साथ शर्तें लागू करते हैं? क्या वो कंडीशनल होती है? तो महिला आरक्षण के साथ ही ये क्लॉजेस आप क्यों जोड़ रहे हैं? नंबर वन, एक सेकंड, अगर 2011 की नहीं, अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाना था भाई साहब, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था फिर तो। यानी कि बहुत कुछ हो सकता है अगर इंसान में इच्छा शक्ति हो। मैं आगे लक्ष्मण जी अपनी बात पूरी करूंगी। इन्होंने कहा अवधेश जी ने कि 2023 में जब ये आया हम सबको पता था 2029 में लागू होगा। नो सर, किसी को नहीं पता था, ना तारीख कोई बता पा रहा था, ना समय कोई बता पा रहा था, ना इलेक्शन कोई बता पा रहा था कि कब लागू होगा। सिर्फ आपके कान में अगर मोदी जी आकर बोल गए कि 2029 में लागू कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे देश की महिलाओं में ये कौतूहल बना हुआ था कि ये कब से लागू होगा। नोबडी न्यू कि ये कब से लागू होगा। ओके, नंबर 2, आपने कहा कि मैं गलत बोल गई। नहीं, मैं अनिला सिंह से ये कह रही थी, यू आर नॉट द फर्स्ट वन जो महिला बिल की बात कर रहा है। ये लगातार 96 में आया, 98 में आया, 99 में आया, 2008 में आया। आई वॉज टेलिंग हर सीक्वेंस ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की कब कब ये बिल प्रस्ताव लाया गया। आप अपनी बात रख लिया गरिमा जी, आगे बढ़े। मैं डेट्स बता रही थी। नंबर 2, एक मिनट, जब मणिपुर जल रहा होता है और वहां से केवल 2 एमपीज का प्रतिनिधित्व होता है, तब हमें डिस्पैरिटी समझ में आती है। तब हमें समझ में आता
जाता है परिसीमन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पूरा राज्य चल रहा है, उसके क्योंकि प्रतिनिधि नहीं है सदन के अंदर, तो उसकी बात गौड़ हो जाती है। मेरे प्रदेश नहीं वहां पे तो गरिमा जी क्लियर कर दिया गया है, वहां पे तो साफ कर दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कि किसी भी राज्य का जो रेशियो है, अनुपात है, वो किसी भी कीमत पे कम नहीं होगा। लिखित गारंटी देने को हम तैयार हैं। हो सकता है कि बहस के दौरान सरकार इसमें संशोधन भी लाए, इसकी तो लिखित गारंटी दे दी गई है, अब इसको कानूनी जामा पहनाया जाए, ये एक मुद्दा हो सकता है। मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ, 33 क्यों, अगर आधी आबादी कह रहे हो तो 50% दो ना फिर। और हम तो वो पार्टी हैं जिसने महिला को हर जगह अग्रणी स्थान पे रखा, पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली प्रधानमंत्री, पहली स्पीकर, पहली राष्ट्रपति। ये बताएं भाजपाई कौन सी महिला प्रेसिडेंट है भाजपा के अंदर आज तक? तो महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी का। गरिमा जी माफी चाहूंगा, हम लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि इस बिल तक ही रहें, और बिल में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम चाहते हैं कि डिबेट हो, इधर उधर ना भटके। एक सवाल अनिला सिंह जी मैं आपसे पूछूंगा, फिर निर्जय मैम आपसे ही पूछूंगा, अवधेश जी आप भी जवाब दीजिएगा। तो वो सवाल ही अनिला सिंह जी कि इसमें कहा गया है कि रोटेशन किया जाएगा, जो महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी वो एक तय समय के बाद जो है वो हट जाएंगी, फिर वो दूसरी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया अखिलेश यादव जी ने कि जो लोग रहते हैं वोट अपने संसदीय क्षेत्र का, उसका एक लगाव होता है कि हम इसके लिए इतना काम करें कि अगली बार जनता वोट दे, फिर अगली बार इतना काम करें कि अगली बार जनता वोट दे। जब रोटेशन आप करेंगे तो वो लगाव जो है वो घट जाएगा। मान लिया आज ये आखिरी टर्म है, तो हम मान के चलें अब तो यहाँ से मुझे लड़ना है नहीं, हमको कहीं और जाना, तो हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। बहुत ही व्यवहारिक पहलू है ये, इसको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो रंजना कुमार जी ने और माफी चाहूंगा मैं तू मैं वाला डिबेट मत करिए यहाँ पे, जो बड़ा ही फैक्चुअल सवाल उठाया उसका जवाब दीजिए तो अच्छा रहेगा। हमारे दर्शक थोड़े से इस तरह के डिबेट के ज्यादा आदी दे रही हूँ। डोंट लक्ष्मण जी, मैं गरिमा जी की तरह चिल्ला नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर की मैं भूमिका ना बांधूं, ठीक है ना। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह बिना तथ्यों और बिना तर्कों के आधार पर यहाँ मैं चिल्ला कर बोल नहीं सकती हूँ। अब मुझे मैं वही कह रही हूँ, दोनों सीनियर लेडीज ने बैठकर देखिए चिल्ला रही हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये फिर चिल्ला रही हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपका काम है इनको कंट्रोल करिए। थोड़ा शांत कर दीजिए गरिमा जी को, थोड़ा शांत करिए, भाजपा के प्रवक्ता की बात आने दीजिए, फिर आगे गरिमा जी के पास जाएंगे। अनिला जी अपनी बात करिए, आपकी बात जाएगी। बात करना चाहते हैं और ये महिला लगातार चिल्ला रही है, बिना तथ्यों के बैठी हुई है, आवाज बंद कर दी, रॉन्ग फैक्ट्स दे रही हैं और चिल्ला रही हैं। अनिला जी आप बोलिए। जी, जैसा मैंने कहा कि दोनों सीनियर लेडीज ने बहुत फैक्चुअल सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं और ये रियलिटी है। अभी आपने जो एक प्रश्न किया कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर रोटेशन के साथ अलॉटमेंट होगा रिजर्व सीट्स का महिलाओं के लिए, तो एक जो अटैचमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से होता है उसका क्या होगा। ठीक है, एक जेन्युइन कंसर्न है, मैं आपकी बात को नकार नहीं रही हूं, मैं अखिलेश यादव जी की बात को भी बिल्कुल नहीं नकार रही हूं। पार्लियामेंट है ही इसीलिए ना, आप करिए ना डिबेट इस चीज के ऊपर। आपने अपना केवल कंसर्न बताया है, विपक्ष के और लोग भी बात करें, और जो सत्ताधारी सरकार है उसका कर्तव्य है कि वो उसको उत्तर दे, या तो बदलाव उसमें लेकर आए या फिर विपक्ष को कन्विंस कर दें। यही तो नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, वो यही तो कह रहे हैं कि बात करिए, आप मेरे ऑफिस में भी आ जाइए, मैं एक नेता को सब कुछ बता सकता हूं, डिस्कस कर सकता हूं। तो यहां तो नकार नहीं रही ना सरकार, आपके जो कंसर्न्स हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए सरकार बैठी हुई है। अगर मना कर रहे हो, हाँ, अगर कोई एक कहते ना हिटलर वाला तानाशाना करके और नहीं पास होगा, जो हमने दिया है आपको, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। पार्लियामेंट इसीलिए है, और अमित शाह जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में भी आ जाओ, जितने लोग आना चाहो, जब आना चाहो आओ, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। और एक चीज फाइनली कहना चाहती हूँ, अभी जस्ट अ सेकेंड, मैं फाइनली एक बात और ये कहना चाहती हूँ। अभी मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, पहले क्यों नहीं किया 2023 में। अरे भाई, 543 सीट्स में से 180 सीट्स देने की बात अगर तय हो जाती तो 2010 में भी शायद ये पास हो जाता। नहीं हुआ ना, क्योंकि मेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तैयार नहीं हुए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के रहे हो। ये सच्चाई है,
आप इग्नोरेंट वर्ल्ड में मत रहिए। आज नरेंद्र मोदी जी इस सपने को सच्चा करके लेकर आए हैं और एक नया कदम उठाकर इसको जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें सहयोगी बनिए और जितना आप लोग विरोध करोगे उतना ही अपने को एक्सपोज करोगे। आज डीएमके ने, उनके मुख्यमंत्री ने भी काले कपड़े पहनकर इस बिल को जलाया, इस बिल को जलाया। अरे अपने काले कर्मों को जला लेते। हार आपके सामने है तो आप कह रहे हो कि ये जो बिल लेकर आ रहे हैं यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। कुछ जवाब देना चाहती है, ममता बनर्जी हो चाहे स्टालिन हो। अनिला जी एक मिनट शांत होइए, गरिमा जी कुछ जवाब देना चाहती हैं। काले कर्म आपने किए होंगे और आप कर रहे हैं लगातार। मणिपुर जल रहा था 3 साल तक, आपके कोई नेता वहां नहीं पहुंचे। महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, उनको प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। आदिवासी महिलाओं को नहीं चाहिए प्रतिनिधित्व। आप अपनी और मेरी बराबरी आदिवासी महिलाओं से करती हैं। हमको संसाधन मिले हुए, हमको प्लेटफॉर्म्स मिले हुए, क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं की बात हो रही है? और प्रधानमंत्री कितने हल्के अंदाज में उनके लिए बात कर रहे हैं। मैं लक्ष्मण जी छोटी सी बात यहाँ पर, अगली बार तथ्यों के साथ बैठिएगा तो चिल्लाएंगी नहीं, फैक्ट्स के साथ आया करें, तैयारी करके आया करें। केवल चिल्लाने से नहीं कुछ सिद्ध हो जाता है। कोई तथ्य नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, अज्ञानी महिला हैं आप। उन्होंने कहा, मैंने आप अज्ञानी महिला हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। ऐसा व्यक्तिगत टिप्पणी अनिला जी मत करिए, इनको अपनी बात सुन। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगी। सारे फैक्ट से गलत लगातार बता रही हैं, अज्ञानी है, इनको कोई जानकारी नहीं है। इनको फैक्ट को काटिएगा, फैक्ट का जवाब दीजिएगा। खूब मंडूक है ये, बिना तैयारी के आई हैं, बिना तर्कों के साथ आई हैं, ना तथ्य दे पा रही हैं, केवल चिल्ला रही हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र होता है, कोई ना कोई प्रपंच होता है। ना आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, ये झूठ बोला है सदन के अंदर। आज सर्वदलीय बैठक भी नहीं हुई। 29 अप्रैल के बाद बुलाइए ये कहा गया था, लेकिन आज ही सत्र बुला दिया गया। मुख्यमंत्रियों से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोई बात नहीं हुई है, कोई सर्वानुमति नहीं इस पर बनी है। ऐसा करते हैं हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। गरिमा जी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे से लौटेंगे तो हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। निर्जा मैम आपके पास भी यही सवाल लेके आऊंगा, अवधेश जी आपके पास भी। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन ला रही है सरकार, इसको लेके जो हंगामा मचा हुआ, हंगामा कितना जायज़ है। निर्जा चौधरी मैम हमारे साथ बनी हुई है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। निर्जा मैम, एक सवाल जो मैंने पूछा था भाजपा के प्रवक्ता से भी, वही सवाल आपके पास। ये जो रोटेशन वाली व्यवस्था है, इसको आप कितना व्यवहारिक मानती हैं? देखिए, रोटेशन वाली जो व्यवस्था है वो शुरू से ही इस बिल में रही है और उसका सबसे कमजोर पहलू रहा है। तब से ये किसके बारे में क्रिटिसिज्म होता था कि अगर ये मैं किसी महिला सांसद को ये पता है कि 5 साल के बाद वो सीट किसी और को जाने वाली है, तो जैसा अखिलेश यादव ने कहा, बिल्कुल सही कहा, वो उसका इंसेंटिव ही नहीं रहेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करने का। भाई ठीक है, जो मर्जी करो, मैं तो आने वाली नहीं हूँ वापसी। और उससे असर क्या होगा कि महिलाओं के प्रति कि वो अच्छी नेता बन सकती हैं, अच्छी सांसद बन सकती हैं, कुछ करके दिखा सकती हैं, वो एक सिनिसिज्म हो जाएगा, एक स्केप्टिसिज्म आएगा उनके बारे में। तो लॉन्ग टर्म ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन फिर महिलाओं ने सोचा ठीक है, कुछ तो होने दीजिए, इससे बिल ही ना वो खत्म हो जाए। उस समय जो तर्क दिया जाता था, लेकिन इस पहलू पे ध्यान देना चाहिए कि और 15 साल के लिए तो अब कह ही दिया है कि 15 साल तक लागू होगा ये। उसके बाद संसद देखेगी कि इसको एक्सटेंड करना, जैसे SC ST रिजर्वेशन के बारे में होता है। SC ST के अंदर जो 1/3 महिला के लिए रिजर्व किया गया है, कोटा विद इन कोटा, वो एक अच्छा कदम है। लेकिन पहले जब क्रिटिसिज्म आता था ना, आपने ये भी कहा 543 क्यों नहीं आप उसमें कर देते तो बहुत अच्छा होता, पर 543 3 दशकों तक आप नहीं कर पाए 1/3 उसमें, क्योंकि पार्टियां जो मर्जी कहें, सांसद जो मर्जी कहें, लिप सिंपैथी जो भी हो, असली अंदर खाने वो नहीं चाहते थे। और इसका ऑपोजिशन होता था एक तरीके या दूसरी तरीके से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे गाज गिरे, और वो संभव था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसीज को बढ़ा देते हैं उनका नंबर, तो फिर इट्स अ विन विन सिचुएशन सबके लिए, किसी का लूज नहीं है। इस पर तो मुझे लगता है ये भी एक थिंकिंग रही होगी सरकार की, जबकि लिंक किया डिलिमिटेशन से। लेकिन वहां साउथ का एंगल
आ गया है ना, जिसको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज हम नहीं चाहते नॉर्थ साउथ डिवाइड हो, इस इशू पे हो या किसी और डिलिमिटेशन को लेके हो, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। और आज पीएम के अश्योरेंस के बाद, लॉ मिनिस्टर के अश्योरेंस के बाद कि 50% सीट्स इंक्रीज होंगी और उसको बिल में लाने की जरूरत है। अगर अगले 24 घंटे में सरकार की तरफ से एक पहल होती है साउथ के लीडर्स के प्रति, उनसे बातचीत होती है इंडिविजुअली कि कैसे इसको आगे ले जाया जाए और पारित कराया जाए, तो उनकी रिजर्वेशन जो सब है उनको दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल, दरअसल इस बिल को पारित करने के 2/3 बहुमत की जरूरत है। उसमें विपक्ष को साथ में लाने का एक बार्गेन टैक्टिक्स भी हो सकता है। चलो कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ दो, विपक्ष जब इस मुद्दों को उठाएगा तो उनकी बात मान ली जाएगी और फिर ताकि वोट हमारे साथ में पड़ जाए। अवधेश कुमार जी, मुद्दा बहुत सही है, रोटेशन वाली बात और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। देखिए, रोटेशन के पीछे भी पहले ही मैंने कहा, उसको बाकी लोगों ने भी कहा कि जो एक आशंका थी कि अगर महिलाओं का रिजर्वेशन होगा तो फिर उस क्षेत्र में के पुरुष कहां जाएंगे या पुरुषों की संख्या घट जाएगी, इसलिए एक हुआ। दूसरा यही बात आ रही है कि उस क्षेत्र में कई पुरुष लोग भी सक्रिय होंगे, तो ऐसा किसी को यह भी एप्रीपेंशन न रहे कि भैया एक बार जो क्षेत्र रिजर्व हो गया वो रिजर्व नहीं रहा, आप भी वहां वर्क कर सकते हैं और वो रोटेशन के आधार पर आपके पास भी आएगा। ये सब बातें थी उसमें, ऐसा नहीं है कि लोग जो बातचीत कर रहे थे कि भाई परमानेंट रिजर्व हो जाएगा तो फिर दूसरे कहां से आएंगे, तो उसके लिए भी एक रास्ता निकाला गया। लेकिन अनुभव से चीजें बदलती है। देखिए, हमारा संविधान इस मामले में लचीला है कि अगर आप कोई निर्णय करते हैं, लगता है कि नहीं ये अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो उसमें परिवर्तन आएगा, वो किया जा सकता है। लेकिन ये भी उसी अप्रीहेंशन को दूर करने के लिए ये बातें की गई है, ये व्यवस्था और देखिए जो बाकी प्रश्न है कि भाई हाँ, वो व्यवस्था की गई, जैसे सीट आपने बढ़ाया है कि किसी ढंग से पहले ये पारित हो जाए। देखिए, आलोचना लाख करिए, नीरजा जी कह रही हो बात ठीक है कि 30-40 लाख महिलाएं तैयार है, लेकिन 2012 से लेकर के और 2023 तक मैंने कहीं भी राज्य विधायिकाओं में और केंद्र में महिला आरक्षण लागू करने के लिए कोई आंदोलन नहीं देखा, कोई गोष्ठी सेमिनार नहीं देखा, अखबारों में कोई लेख नहीं देखा ठीक से, एक दो कभी छपे हो तो छपे हो। तो इसलिए सरकार ने वो महसूस करके कि भाई महिला लड़कियों को वजीफा मिला है, वो पढ़ के आगे बढ़ी है, उसके बाद स्थानीय स्वशासन में आ चुकी है प्रदेश में, तो ये जो महत्वाकांक्षी विरोध कर ही नहीं रहा अवधेश जी, ना तो महिला आरक्षण का कोई विरोध कर रहा है, ना तो सीट की संख्या बढ़ाने का, लोग के अलग अलग हो सकता है। एक मुद्दा है जिसपे जब मैं राय ले लूं गरिमा जी का और फिर अनिला जी आपके पास आऊंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गरिमा जी, डिलिमिटेशन को लेकर इतना विरोध क्यों है? डिलिमिटेशन तो पहले भी होता रहा है ना, ये फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध है नहीं, देखिए डिलिमिटेशन को, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, जवाब छोटा सा दीजिएगा कि डिलिमिटेशन आयोग जो बनेगा उसमें स्थानीय सांसद होंगे, स्थानीय विधायक होते हैं, स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि भाजपा अपनी तरह से डिलिमिटेशन का सीमांकन कर देगी? एक सेकंड में अवधेश जी की बात पर पहले आऊंगी। अवधेश जी ने अभी कहा कि इन्होंने कभी कोई ऐसा देखा नहीं, हमें जाना उनके पास भी। नहीं, मैं याद दिला रही हूं कि दो चीजें, एक तो पैन इंडिया सिग्नेचर कैंपेन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चलाया महिला आरक्षण के लिए, सोनिया गांधी जी के निर्देशों पर हमने शहर शहर जाकर महिलाओं का सिग्नेचर लिया। ये है बात 2018-19 की। हमने पोस्ट कार्ड लिखे प्रधानमंत्री जी को, ये भी एआईसीसी का हमारा निर्देशों पर हमने पूरे देश भर में किया कि हमने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड्स लिखे कि महिला आरक्षण दीजिए। तो इनको अगर नहीं दिखाई पड़ा या इन्होंने नोटिस नहीं किया, कोई बात नहीं। वही आपने कहा डिलिमिटेशन से हमें प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इनका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है, इनकी हिस्ट्री बहुत खराब है। अभी जम्मू कश्मीर और असम में हमने देखा, एक सीट में 25 लाख वोटर और एक सीट में 8 लाख वोटर, किसी जिले में 12 विधानसभा सीट, किसी जिले में 4 विधानसभा सीट। तो ये अगर इस तरह का परिसीमन करना है तो हमको साफ दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनावों को जीतने के लिए, उससे लाभ प्राप्ति के लिए अपने हिसाब से, और परिसीमन आयोग जो होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा उसमें लोग नॉमिनेट होंगे, तो इसका मतलब रिमोट कंट्रोल केंद्र सरकार के पास रहेगा, केंद्र सरकार यानी भाजपा के पास रहेगा। तो हमको पता है कि हमारे परिसीमन आयोग के सदस्य हमेशा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन जब परिसीमन आयोग किसी क्षेत्र का सीमांकन करता है, परिसीमन करता है, तो स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय प्रतिनिधि वहां पे होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। अनिला सिंह जी, इस शक को कैसे दूर करेंगे? अपनी बात खत्म
कर रही हूँ लक्ष्मण जी, अपनी बात खत्म नहीं, कर हमारे रही हूँ। पास समय 30 सेकंड है। अनिला सिंह जी को समय देना पड़ेगा, हमारे पास समय नहीं है। अनिला सिंह जी। नहीं लक्ष्मण जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो पॉलिटिकल नहीं होती है। शायद मैडम को नहीं पता है ये बात, और अभी आपने और भी स्पष्ट कर दिया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर होते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई घाल गपेल कर सकते हैं, परंतु ये है कि आरोप लगाने के लिए जो लोग आरोप लगाते हैं उनका इलाज नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी कि महिलाओं को आरक्षण मिल जाए 18 और 19 में, तो अब वो नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मेहनत को स्वीकार कर लिया है और वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए मौजूदा सरकार के साथ। आप इनको चुप कराइए, इनको तहजीब नहीं है, परंतु एक एंकर के रूप में आपको इनको चुप कराना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं भी इनके बीच में बोलती रहूं, है ना, आपको कंट्रोल कराना पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है कि अगर मैं बोलती हूँ कि या तो म्यूट कराइए इनको, आप सरकार की बात है कि मैं किनको म्यूट कर, ये बोलती हैं तो आप बोलते हैं तो ये बोलने लग जाती हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग, आप लोगों ने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट यहाँ पे उठाया, लेकिन एक जो भरोसा नहीं होता है, एक बड़ी चिंता है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा तो वो किसके पक्ष में काम करेगा, वो कहीं पक्षपात ना कर दे, ये भी एक आशंका विपक्षी पार्टियों में है। ये आशंका ना रहे और ये ट्रस्ट डेफिसिट है वो दूर करे। वो किस हद तक दूर कर पाएगी सरकार, इन सब चीज़ों पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि जब ये बिल पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा तो क्या 2/3 बहुमत हासिल कर पाती है कि नहीं सरकार। ये एक बड़ी चुनौती होगी और अब से लेकर कल शाम तक मुझे लगता है कि इसको लेकर के सरकार हर रणनीति अपनाना चाहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला आपने। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।